हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। लास्ट टाइम जो है तहमीना हमारा एक सवाल चल रहा था रिबा, इंटरेस्ट और मार्कअप के ऊपर, ठीक है, जिसका तहमीना ने कहा था कि मैं बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म में, मैं बताऊंगी, सॉरी ब्रीफली, और मैंने कहा था नहीं मैं खुद बताऊंगा। तो मैं आज अपनी जो क्लेम है या अपनी मेरी जो असर्शन है मैं उसको वापस लेता हूं, और मैं आज तहमीना से कहता हूं कि आप बताएं कि ये क्या चीज है। तहमीना सुन रहे हैं आप? फिर ये इस सवाल को करके फिर हम आगे चलते हैं। तहमीना, आर यू विद अस? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। जी बस मैं लिटिल बिट बिजी थी, मोबाइल दूर था। हाँ, दैट टाइम मैं सवाल भूल गई। इस पे क्या भी एक सवाल था? सवाल रिपीट करें। इस पे भी एक बात सुनो। इस पे एक वाक्य हम्म। सुनो, एक वाक्य सुनाता हूँ सबसे पहले तो इसके ऊपर। वो ये है ठीक है। कि मैडम काजी वेलकम, माशाल्लाह आप आ गए, थोड़े से लेट आए लेकिन पहुंच गए। अच्छा, वो वाक्य ये है कि एक आदमी अपने जो उसके उस्ताद थे, मेंटोर थे, या जो भी कहें उसको, उसके बड़े थे, तो उनके पास वो एक दिन गया और उसने कहा कि मेरा सर ये सवाल है। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, सवाल इसका मैं आपको जवाब दूंगा, अभी टाइम नहीं है। तो कोई दिन गुजर गए या वीक गुजर गए, मैं अगर तू 10-15 दिन गुजर गए, 10-15 दिन के बाद वो जब उनके पास बैठा हुआ तो उन्होंने कहा था यार आपने एक सवाल किया था तो उसको मैंने जवाब उस वक्त नहीं दे सका, तो मेरा ख्याल है आज उसका जवाब दे दिया जाए। तो वो सवाल क्या था? तो वो साहब जो थे उनको पता ही कोई नहीं था कि सवाल है क्या, मैंने सवाल किया क्या। तो उन्होंने यहाँ पे बड़ी एक शानदार बात की। उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझ के आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं आपको नहीं कह रहा था मीना, आप डोंट माइंड इट, वैसे एक ट्रेंड बता रहा हूँ। तो नहीं नहीं, लिटरली कि मैं इतना बिजी होती हूँ। मैं तो अक्सर लेक्चर्स अभी मैंने आपके नहीं सुन पाई हूँ क्योंकि कोई मैं बात, मुझे टाइम ही नहीं वो मिल पा रहा लेक्चर मोस्टली। लेक्चर पढ़े हैं वो आप लोगों के, यहाँ आप उसको जब दिल करे सुनते रहे। अच्छा जी, तो वहां जनाब जो मेंटोर थे, जो उस्ताद थे, उन्होंने वहाँ बड़ी शानदार बात की। उन्होंने कहा जी कि जिंदगी में हमेशा उन्हीं सवालात का जवाब मिलता है जो आज जिनमें आप सीरियस होते हैं, जिसमें आप आपकी कंसर्न जो है बहुत ज्यादा होती है, उस सवाल को जवाब लेने के लिए आप जो है वो आपके अंदर एक तड़प होती है, आप क्यूरियस होते हैं, तो तब उसका जो आप चलते चलते सवाल कर लेते हैं उनके ना जवाब मिलते हैं ना वो आपके किसी काम के होते हैं। और अगर सवाल सच्चा हो, जहाँ उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आपका सवाल सच्चा हो और उसके अंदर तड़प मौजूद हो, तो उसके जवाब के लिए फिर आप कोशिश भी बहुत करते हैं, और जिसके लिए आप कोशिश करते हैं उसका जवाब भी आपको मिलता है। ना सिर्फ मिलता है बल्कि उससे आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मिलती है। ये वैसे ही मैंने वाकयातन सुना दिया है। तो फिर जो सवाल याद ना रहे, क्या ख्याल है, उसका फिर जवाब बताना चाहिए। ये तो जिसने पूछा था उससे पूछना चाहिए। आई थिंक प्रॉफिट और इंटरेस्ट का था। सवाल के प्रॉफिट और इंटरेस्ट में क्या फर्क है? चलिए एक और वाकया आपको सुना। तो मैं उस पे ये जवाब देना चाह रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी मेमोरी से वो बिल्कुल ही डिलीट हो जाता है। वो ये होता है कि इतनी सारी बातें होती हैं वो कहीं पीछे चले जाती हैं। ठीक है, चलो जल्दी से बताएं, फिर एक वाक्य मैंने और सुनाना है, फिर हमने आगे लेक्चर में आगे मूव करना है जी। हाँ, प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली वो है जो मैंने अपनी रकम अपने अकाउंट में डाली है और वो सेविंग अकाउंट है और वो कहीं मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है, उसके अगेंस्ट जो बैंक को प्रॉफिट हुआ है और वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके लोगों में जो भी अकाउंट होल्डर है, ठीक है। और इंटरेस्ट तो वो है जो मैंने एक प्रोडक्ट बैंक से अगर मॉर्गेज लिया या कोई भी ऐसा लोन लिया, उस पे जो है बैंक मुझसे इंटरेस्ट ले रहा है। बैंक मुझे उधार दे रहा है एक रकम और उस पर जो है वो मुझसे इंटरेस्ट भी ले रहा है। अगर बैंक मुझे जो है वो 10 रुपए दे रहा है या लाख रुपए ले रहा है तो उस पर वो मुझसे 100 रुपए या जो है 1000 रुपए उसका इंटरेस्ट सूद के साथ ले रहा है। तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट में ये एक में वो मुझे मेरे अकाउंट वो वही बातें के कान इधर से पकड़े हैं उधर से, कि वो एक में वो प्रॉफिट रख रहा है नाम और एक में वो इंटरेस्ट नाम रख रहा है। पैसा कस्टमर का ही है। एक में वो अपना पैसा रखता है, वो भी बैंक इन्वेस्ट कर रहा है और जो उसको दे रहा है उस पे वो सूद लेके वो भी इन्वेस्ट ही कर रहा है।
ये मैंने एक शॉर्ट टर्म, बाकी डीपली तो आप ही समझाएंगे कि क्या है और क्या नहीं। जो देखा है वो बताया है अब तक। जी मैं मैडम इसी साइड पे आ रहा हूँ, मैं करता हूँ इसका। अच्छा अच्छा, पहले ना मैं एक एक बात आपको वाकया सुनाने जा रहा हूँ। एक सूफी थे, तो उनके पास एक बंदा बड़ा दूर से आया करता था सीखने के लिए। अल्लाह वाले थे, सूफी थे, मेंटोर थे, इस्लामिक स्कॉलर थे। उनके पास एक बंदा बड़ा दूर से आया करता था, उनसे सवालात पूछता और सीखता। उसके सीखने का अमल बड़ा जो था ना, वो सिंसियर था, बड़ा जानदारी से वो था, मुखलिसाना था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि वो उनका जो कमरा था या उनका वो नाम दे दें, तो उधर बड़ी एक लाइब्रेरी भी थी। वैसे हुआ कि वो जो सीखने वाला था, शागिर्द जो कह रहे हैं उसको, जब वो उनके कमरे में एंटर हुआ, तो आगे से वो अपनी सीट पे नहीं बैठे थे, तो वो अंदर गया तो सीधा लाइब्रेरी में घुस गया। लाइब्रेरी में चलते चलते उसने एक किताब उठाई और वो किताब जो है अपने हाथ में उठा ली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया कहीं सेंटर से। इतने में वो जो उसके उस्ताद थे, मेंटोर थे, वो पीछे से कमरे में एंटर हुए, तो अदब से कह लें या सरप्राइज मिलने पे उस किताब उसके हाथ से नीचे गिर गई। वो किताब उठाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, किताब नहीं उठानी, किताब इधर ही पड़ी है, आप ठीक है, आपकी सेहत ठीक है, हाल वाल। उसने कहा अभी वो किताब उठाएं और जो सवाल आज आप लेके आए हैं ना, जो किताब के जो सफात खुले हैं उसी के ऊपर उसका जवाब मौजूद है। आप, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूरा यकीन है कि आपकी तड़प सच्ची है, आपके सीखने का अमल सच्चा है, इसका जवाब इसी सफ़े के ऊपर होगा। और उसके जो सवाल था, उस सवाल का जवाब उसी सफ़े के ऊपर था। तो बस बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जब तड़प सच्ची होती है, सीखने का अमल सच्चा होता है, मुखलिसाना होता है, तो फिर सवालात के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं, किताबें मिल जाती हैं, लोग मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो है ना आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत रास्ते दिखा देता है। राइट। और ये जो मैंने वाक्य सुनाया है, ये बिल्कुल सच्चा वाक्य सुनाया है, ये कोई मैंने घड़ा हुआ वाक्य नहीं सुनाया। ये घड़ा हुआ वाक्य नहीं है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको रेफरेंस, मैंने नाम नहीं कोट किया, पाकिस्तानी जो है बहुत बड़े एक फेमस नाम है, ये उनका वाक्य है और ये बिल्कुल सच्चा वाक्य है। इसके अंदर बिल्कुल मैंने कोई वो नहीं किया कि कोई रवायत है, ये सच्चा वाक्य मैंने आपको सुना। सॉरी डिस्टर्ब यू, मुझे वहां से रिपीट कीजिएगा कि जब वो कहते हैं कि बुक नहीं उठाइएगा, वहां हाँ, से मुझे हाँ, बताइएगा। हाँ। वो ये अर्ज किया मैंने कि उन्होंने कहा बुक नहीं उठानी। पहले सलाम दुआ करने के बाद उसको कहा कि जो सवाल आज आप लेके आए हैं, जो आज आप पूछने आए हैं ना, उसका जवाब उसी किताब के उसी सफे के ऊपर मौजूद है जो आपने खोली है। ठीक है। तो सिर्फ इसमें बताने का मकसद यही था कि तड़प सच्ची होती है जब आपका सीखने का अमल जो है वो सिंसियरिटी पे मबनी होता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर हेल्प आउट करती है। चलिए अभी मैं इस सवाल पे आता हूँ और फिर जल्दी जल्दी हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। अ, ये था इंटरेस्ट, मार्कअप और रिबा, इन तीनों में फर्क क्या है। तो बेसिकली रिबा जो है, रिबा सूद को कहते हैं और अरबी के अंदर उसके लिए वर्ड जो है रिबा है। ये सूद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दिया है और इस्लामिक जो लिटरेचर है उसके अंदर, कुरान पाक के अंदर, हदीस के अंदर उसका नाम रिबा है। तो इस सूद को जब हम अरबी लैंग्वेज में कहते हैं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कहते हैं, तो इसको रिबा कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी इसको उर्दू नाम जो है वो इंटरेस्ट है। ठीक है, ये इंटरेस्ट, उर्दू नाम इसका इंटरेस्ट है और उर्दू में इसको सूद कहते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज के नाम है। और अभी बात हो गई मार्कअप की और प्रॉफिट की। ये 1980s में कोई एक कानून आया था ज़ियाउल हक के दौर में, जब उन्होंने इस्लामाइजेशन की बात की थी और इस तरह, तो वो इस्लामी बैंकारी के हवाले से एक कोई इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से एक कानून आया था। 1980 है या 1982 है, कुछ इस तरह का एक लॉ है। तो एग्जैक्ट रेफरेंस भी मैं आपको उसको बता दूंगा। उसके अंदर ये सूद का जो लफ्ज है, इंटरेस्ट का जो लफ्ज है,
इसको बेसिकली चेंज करके इसके लिए लफ्ज मार्कअप और प्रॉफिट यूज किया गया है। तो उस वक्त से हमारी जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री है, कन्वेंशनल बैंकिंग इंडस्ट्री है, एक इस्लामिक बैंकारी है, इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री है, एक कन्वेंशनल बैंकिंग इंडस्ट्री है। तो कन्वेंशनल में उस लफ्ज को वैसे ही अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि ये इंटरेस्ट नहीं है, ये सूद नहीं है, उसके लिए लफ्ज मार्कअप का या प्रॉफिट का यूज किया जाता है। वो यूज इस तरह करते हैं कि जब आप अपने डिपॉजिट होल्डर जो होते हैं उनको आप अपने पैसे रखने की एवज जो साथ मुनाफा देते हैं उसके लिए लफ्ज प्रॉफिट यूज करते हैं, और जब लोन देते हैं अपने कस्टमर्स को और उसके ऊपर जब ज्यादा रकम लेते हैं उसके लिए लफ्ज मार्कअप यूज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वो जो 1980-82 का वो लॉ है उसकी रोशनी में ये लफ्ज चेंज हुई है। बात वही है, बात सेम। जी। अच्छा मैडम काजी, जो है आपका सवाल था स्कूल के हवाले से और इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, तो वहां पे लफ्ज जो है वो प्रॉफिट का यूज होता है, वहां पे मार्कअप का लफ्ज यूज नहीं करते। तो उसकी मेथोडोलॉजी और उसकी चीजें डिफरेंट है कन्वेंशनल बैंकिंग से। तो मेरा ख्याल है मैंने उसकी बात शुरू कर दी, तो हम अपने इस टॉपिक पे नहीं रहेंगे जो आज हम शुरू करना चाहते हैं। तो उसको इंशाल्लाह ताला मैं किसी वक्त, मेरा आपसे वादा है कि मैं इस्लामिक बैंकारी के हवाले से इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। और ये चीज़ें इसलिए मैं अभी स्किप नहीं कर रहा कि मुझे शायद उनका आइडिया नहीं है। अ, जी मैडम आसिया, मैं बिल्कुल स्कूल के बारे में मैंने पहले बताया था, और मैं इस चीज को ना थोड़ा सा जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम जो है ना वो ज्यादा लग जाएगा। और स्कूल मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिव हैं बॉन्ड्स के, डिबेंचर के और टीएफसीज के। ठीक है ना, मैंने कहीं कहीं बातों में यूज भी किया कि जना टर्मिनल के, कराची के स्कूल हैं, मोटरवे स्कूल हैं, आपके मंगला डैम टर्बाइंस जो है उनके स्कूल हैं। तो ये कैसे इशू होते हैं, इसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स कैसे उसके लिए बनाई जाती हैं, ये सारी चीजें मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ, ये चीजें मुझे पता नहीं है। ये चीजें मुझे पता है क्योंकि ये मेरा, जी जी मैडम काजी, ये सर्टिफिकेट ही होते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट होते हैं, इस तरह बांड होते हैं। लेकिन मेरा वादा है कि इस पे अभी आप फोकस ना करें, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं सर्टिफाइड इस्लामिक बैंकर हूँ, मेरा एमफिल का थीसिस भी इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर है। मैं पीएचडी भी दरमियान में मैंने छोड़ दी है, मेरी पीएचडी भी इस्लामिक फाइनेंशियल लॉज के ऊपर है। तो ऐसी बात नहीं है कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे ग्रिप नहीं है, इस टॉपिक में बहुत सारी ग्रिप है, लेकिन बात ये है कि उस टॉपिक की तरफ मैं चला गया तो ये बेसिकली जो हमने टेक्स्ट के हवाले से पढ़ना है ये थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा वादा है मैं किसी वक्त इंशाल्लाह इस पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो सारी इंशाल्लाह इस पे, ठीक है जी। स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? आती कोई नहीं है, भी नजर आ रही है कि नहीं? यस, मैसेज कर दिया करें। yes sir, it's visible. बस 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 यस यस कर दिया कर ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग देखें। अच्छा जी, यहाँ तक हमने ना पढ़ लिया था। अभी हमने यहाँ से शुरू करना है कि सेक्शन 4, सेक्शन 2, सेक्शन 1 हमने देख लिया, सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशंस हैं वो हमने देख ली। सेक्शन 3 जो है वो ऑर्डिनेंस जो है ये ओवरराइड कर रहा है अदर लॉज को, और इससे पहले हमने एक प्रीएम्बल भी पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 ये पहले कोई 8-9 सेक्शन है, उसके बाद हमारा काम साथ साथ प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ठीक है, कि टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम जो है सेक्शन 4 इसके बारे में बताता है। तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर एट द रेट और रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1 or 2 of part 1 of the first schedule as the case may be on every person who has taxable income for the year। ठीक है,
कि इसका मतलब ये है कि आपको हर साल इनकम टैक्स इम्पोज होगा उन रेट्स के हिसाब से जो डिवीजन 2 या डिवीजन 1 के अंदर दिए गए हैं। पार्ट 1 है उसका फर्स्ट स्केड्यूल है, ये बेसिकली रेफरेंस दिया गया है। मैंने शुरू में कहीं आपको बता दिया कि भाई चैप्टर होते हैं, फिर डिवीजन होते हैं, फिर पार्ट्स होते हैं, फिर स्केड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस के थ्रू हम उस रेफरेंस में के थ्रू हम चले जाएंगे कि ये किस डिवीजन में रेट्स गिवन है। तो याद रखिए इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो डिवीजन 1 या डिवीजन 2 के अंदर होते हैं कि सैलरी पे कितना टैक्स है, रेंट पे कितना टैक्स है, कमीशन पे कितना है, एक्सपोर्ट पे कितना है, ठीक है ना। ये सारी जो टैक्स हैं इनकम टैक्स, इनकी रेट्स आपको डिवीजन 1 और डिवीजन 2 में मिलते हैं। तो जनाब हर टैक्सेबल इनकम के ऊपर साल में जो है आपने हर साल एक टैक्स देना है जो आपको डिवीजन 2 और डिवीजन 1 में उसके रेट्स मौजूद है, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। द इनकम टैक्स पेएबल बाय अ टैक्स पेयर फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट or rates of tax applicable to the taxpayer under this ordinance to the taxable income of the taxpayer for the year, and from the resulting amount shall be subtracted any tax credit allowed to the taxpayer for the year। कह रहा है कि भाई आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर एक खास रेट से जो इन डिविजन्स के अंदर होंगे उसके हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम से आपका एक जो है टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी, और उसमें से अगर आपको कोई टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो वो उसमें से लेस हो जाएगा, तो बैलेंस जो है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी रह जाएगी। ये मैंने थोड़ी सी कहीं शुरू में बात कर दी थी कि जब आपका टैक्स बनता है तो उसमें से आपको कुछ टैक्स रिबेट्स, क्रेडिट्स, कुछ रिलैक्सेशन, इस तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, तो वो आप अपनी लाइबिलिटी में से लेस करते हैं और फिर उसके बाद जो बैलेंस होता है वो आप पे करते हैं। मसलन एक आदमी जो है उसकी इनकम जो है वो 100 रुपीज है साल की, और उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो 10 रुपए है, तो उसका टैक्स कितना बन जाएगा साल का? 10 रुपए। और अगर उसको मैं कहता हूँ कि उसको एक क्रेडिट भी अलाउ है, और क्रेडिट इसकी कैलकुलेशन और चीजें बाद में देखेंगे, मैं कहता हूँ कि उसको क्रेडिट जो अलाउ है वो है 3 रुपए, तो अभी इस साल उसका टैक्स कितना बनेगा? 7 रुपए। ठीक, समझ रहे? उसके बाद है where a taxpayer is allowed more than one tax credit for a tax year, the credit shall be applied in the following order: any foreign tax credit allowed under section 103, then any tax allowed under part 6 of the chapter 3, and then any tax credit allowed under section 147 and 168। The certain classes of income, सॉरी मैं इसको कंप्लीट कर लूं, तो वो बेसिकली उन्होंने ना सीक्वेंस दे दी है आपको कि टैक्स क्रेडिट का एक सीक्वेंस है कि पहले भाई फॉरेन टैक्स जो है आपको 103 के तहत है तो वो आप लेस करेंगे, फिर आपको जो है पार्ट 10 जो है उस वाला, और फिर आपको सेक्शन 147 और 168, ये एक सीक्वेंस है। ये जब हम आगे देखेंगे तो उसको समझ आएगी, अभी नहीं समझ आएगी। सर्टेन क्लासेस ऑफ इनकम इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन मे बी सब्जेक्ट टू। जी मैडम, काजी जनरली जो है वो डेबिट और क्रेडिट होता है ना, डेबिट में आप ऐड करते हैं, क्रेडिट में आप लेस करते हैं। क्रेडिट का मतलब ये है कि आपको आपकी जो लाइबिलिटी है उसमें से कुछ लेस करने की इजाजत मिलती है, इसका मतलब है टैक्स क्रेडिट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने समझाया है कि एक आदमी की अगर इनकम 100 रुपया है तो उसका टैक्स का रेट जो है वो 10% पर एनम है, तो उसका टैक्स बन जाएगा 10 रुपए। उसको क्रेडिट अलाउ है, मीन्स कि इसमें से वो कुछ लेस कर सकता है, वो 3 रुपए है, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या बन जाएगी? 7 रुपए। तो क्रेडिट का मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी को लेस करना, उसको लेस करने की इजाजत, दिस इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट। ठीक, हाँ, ये जो आपका सवाल है कि कौन कौन से क्रेडिट अलाउ होते हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब हम टैक्स क्रेडिट में जाएंगे तो फिर जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ है, ठीक है। टैक्स क्रेडिट आपको डोनेशंस के ऊपर मैं अभी आपको बता देता हूँ, डोनेशंस के ऊपर अलाउ है, ठीक है। अगर आपने कोई साल के दौरान डोनेट किया है तो उसमें आपको एवरेज टैक्स रेट से कुछ क्रेडिट्स अलाउ होते हैं। उसकी वर्किंग कैसी होती है, कैलकुलेशन कैसी होती है, जब प्रैक्टिकली हम जाएंगे तो फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है जी सेपरेट टैक्सेशन एज प्रोवाइडेड और कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड reduction as a final tax on the
Income referred shall be subject to tax as provided for under this chapter part as the case may be and shall not be included in the computation of taxable in accordance with section. ठीक है, ये दो तीन कंसेप्ट इकट्ठे हो गए, इसको छोड़ दें. Where by virtue of any provision of ordinance income tax is to be deducted at source or collected or paid in advance, it shall as the case may be so deducted, collected and paid accordingly. तो ये लोग सब हमारे घर में मैं मोटी हुई हूँ सिर्फ, वरना तो सारे काम इवन के मैं भी अपने तूने ये ना जो ये लास्ट वाली 6 क्लास है ना, इसके अंदर उसने कहा है कि by virtue of any provision of ordinance income tax is to be deducted at source or collected or paid in advance, it shall as the case may be be so deducted, collected or paid accordingly. ठीक है, ये किसकी इशारा कर रहा है? एक कंसेप्ट होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसको विदहोल्डिंग टैक्स भी कहते हैं. तो कुछ टैक्स ऐसे हैं जो आपको इजाजत नहीं होती जमा कराने की, जो आपको पेमेंट कर रहा होता है ना, वो आपके बिहाफ पे जमा करा देता है. ठीक है, इसको कहते हैं कि आपका टैक्स क्या हो जाता है, डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स विदहेल्ड हो गया. मसलन आपकी सैलरी, एनुअल सैलरी अगर 6 लाख से ज्यादा है और आप किसी इदारे में काम करते हैं तो आपको सैलरी जो है वो टैक्स कट के मिलती है. टैक्स उसके ऊपर मींस के डिडक्टेड एट सोर्स होता है, ये विदहेल्ड कर लिया जाता है. ठीक है, तो वो कहता है कि ये वाला कंसेप्ट जो है ये अकॉर्डिंगली अप्लाई होता रहेगा. जी, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, समझ आ रही? अच्छा, उसके बाद सेक्शन जो है ना वो 4B है, सुपर टैक्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्सन. A super tax shall be imposed for rehabilitation of temporary displaced imposed by rehabilitation of temporarily displaced person for the tax year 2015 and onwards at the rate specified in Division 2 of Part 1 of the first schedule on income of every person specified in the said. ये बेसिकली एक सुपर टैक्स लगाया गया था 2015 में, और ये इसकी जो जस्टिफिकेशन दी गई थी कि ये रिहेबिलिटेशन ऑफ टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्सन जो थे उनकी जो है रिहेबिलिटेशन के लिए यूज होगा. ठीक है, अच्छा. For the purposes of this section, income shall be the sum of following. ये उन्होंने उसका एक जो है वो पूरा एक तरीकाकार दिया था कि उसकी इनकम जो है आप कैसे उसको सम ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि ये सारी इनकम जो आपकी है ना उन सबको आप इस पर्पस के लिए सम अप करेंगे. वो प्रॉफिट ऑन डेट है, डिविडेंड है, कैपिटल गेन है, ब्रोकरेज है, कमीशन है. ठीक है, तो ये सारे का सारा आप उस इनकम को डिटरमिन करने के लिए सुपर टैक्स को, तो ये सारे की सारी आप ऐड करेंगे. ठीक है, इसको हम डिटेल में सेक्शन में नहीं जाते. अभी हम बात करते हैं सेक्शन 4C की. सेक्शन 4C याद रखिए कि पिछले साल ही आया है 2022 में. सेक्शन 4C, सेक्शन 4C जो है वो सुपर टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 2B ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल. ठीक है, तो इसको अगर आपने ढूंढना हो इस बात को, तो आप कहां से इसको ढूंढेंगे? आप सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे. फर्स्ट शेड्यूल में डिवीजन 2B और उसका पार्ट 1 में जाके आपने देखना है, अगर इस चीज को आपने देखना हो. ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी फॉर द टैक्स ईयर 2022. ठीक है, एक इसके अंदर एक्सक्लूजन आ गई कि ये बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होता. उसके बाद है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन इनकम शैल बी द सम ऑफ फॉलोइंग. प्रॉफिट ऑन डेट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, ब्रोकरेज एंड कमीशन से अगर आपकी इनकम हुई है, और ये सारी नीचे उसने इनकम बता दी है कि अगर इन तरीकों से आपको इनकम हुई है तो ये सारे की सारी आपका 4C आप पे टैक्स लगेगा. ठीक है, अभी इसके मैं आपको ना बेसिकली रेट्स थोड़े से दिखाना चाहता हूँ कि ये अगर हमने इसको देखना हो तो हम इसको कैसे देखेंगे.
ये कौन सा था, फर्स्ट स्केड्यूल था? स्केड्यूल कौन सा था? यस सर, फर्स्ट शेड्यूल था सर। फर्स्ट स्केड्यूल का डिवीजन क्या था? 2A था। ये ये ठीक है, ये फर्स्ट स्केड्यूल का डिवीजन 2A। 2B सर, 2B। वो सुपर टैक्स का है, और ये सुपर टैक्स और हाई अर्निंग वन। ये जो पहले हमने पढ़ा है ना 4B, ये उसके रेट्स है, और ये जो 4C है, ये जो इस साल ऐड हुआ है, इसके रेट्स है। ठीक है, अभी हम इस पे जाते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसको अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। 458 है, तो इसका हम चले जाते हैं 480 पे। 458 ये जनाब आपके रेट्स हैं। इस तरीके से फिर आपने ढूंढना होता है। ये सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन। अच्छा, वो कह रहा है कि वेयर इनकम डज नॉट एक्सीड 150 मिलियन, 0% ऑफ द इनकम। अगर आपकी इनकम 150 मिलियन से इंक्रीज नहीं करती, एक्सीड नहीं करती, तो आपके ऊपर 4C का कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, और अगर आपकी इनकम 150 मिलियन और 200 मिलियन के बीच में है, तो आप 1% अपनी इनकम का, ये अदर देन इनकम टैक्स है, जो नॉर्मल इनकम टैक्स है ना, जो आप अपनी टैक्स रिटर्न के साथ देते हैं, उससे ये अलग है सुपर टैक्स। आपने 1% देना है। अगर आप 200 मिलियन से 250 मिलियन आपकी इनकम है तो 2% है, और अगर 250 मिलियन से 300 मिलियन है 3% है, 300 मिलियन से ऊपर है तो 4%। ठीक है, तो ये बेसिकली 4C टैक्स जो है, जिसका बड़ा सिंध हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ एक जो है रिट फाइल हुई, एक लाहौर हाई कोर्ट में हुई, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। इसको डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। आपको अगर provided that for the सर tax 22 for the person engaged whether partly or wholly in the business of airline, automobiles, beverage, cement, chemical, cigarette and tobacco, fertilizer and steel, ये सेक्टर उन्होंने बताए हैं। और the rate of tax shall be 10% where the income exceeds 3%, 300 million। ठीक है, ये इसके अंदर एक और क्लास है कि अगर आप इन सेक्टर के अंदर फाल करते हैं और आपकी इनकम 300 मिलियन से क्रॉस करती है, तो आपका होना तो 4% ऑफ इनकम होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपका कितना बनेगा? आपका 10%। ठीक है, आपने 10% टैक्स देना। ये बात भी बड़ा डिस्कशन में है। वो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी फॉर द टैक्स ईयर 2023 द रेट ऑफ टैक्स शैल बी 10% वेयर द इनकम। अभी उन्होंने इसमें से आपने देखा था ना, बैंकिंग कंपनी को निकाल दिया था, तो ये जो 4B टैक्स है, इसमें बैंकिंग कंपनी भी आ रही थी, ये इस साल खत्म हो जाएगा। 4C जो है बैंकिंग के ऊपर भी लागू हो जाएगा। तो 2023 से आरवर्ड जो है, ये 2020 के लिए, ये 22 के लिए शामिल हो गए, और ये 2023 में बैंकिंग कंपनी जो है वो भी 10% के हिसाब से सुपर टैक्स देगी 4C वाला। समझ आइए, कोई नहीं आए? ओके, ये 4C जो था, ये नया सेक्शन था, इसको हमने देख लिया। उसके बाद है टैक्स ऑन डिविडेंड्स। ये डिविडेंड्स बेसिकली इसके लिए है ना, जिनकी इनकम जो है वो मिलियंस में है। तो ये मुझे ये जानना था, ये एनुअल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली कि मंथली इनकम तो हो नहीं सकती। जी, अच्छा, इसमें एक बात याद रखिए कि टैक्स लॉज के अंदर, टैक्स डिस्कशन के अंदर, टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जहां भी इनकम की बात होगी ना, तो वो इनकम हमेशा एनुअल इनकम होगी, या मंथली वाली कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपने मंथली इनकम भी है, तो आपने उसे एनुअली कन्वर्ट करके आपने लॉ के अंदर देखना है, या आपने बात करनी है। ठीक है जी, ये तो आज से आप एक बात याद रखें कि हमेशा बात एनुअल इनकम की होगी। अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम रह गया है। अच्छा जी, डिविडेंड क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? ये सेक्शन है 5, टैक्स ऑन डिविडेंड। तो डिविडेंड होता क्या है?
सर जो हमें शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है कंपनी उसको डिविडेंड का नाम देती है, जो उनके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया जा रहा होता है। बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो कंपनी के प्रॉफिट में से प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड जो है ना उसके अलग से रेट स्पेसिफाइड है, और वो रेट्स कहाँ पे गिवन है ये उसने बता दिए कि डिवीजन 3 है पार्ट 1 का और फर्स्ट स्केड्यूल है, ठीक है। आपने अगर ढूंढने हो तो फर्स्ट स्केड्यूल में जाना है, पार्ट 1 में जाना है, उसके डिवीजन 3 में जाना है, आपको टैक्स ऑन डिविडेंड के रेट्स बताए। अच्छा, tax imposed under subsection on a person who receives the dividend shall be computed by applying the relative tax on the gross amount of dividend पे ऊपर होगा। The section shall not apply dividend that is exempt from under tax this ordinance, ठीक है। अच्छा जी, अभी 1 मिनट से कम रह गया है, तो 5 से 7 मिनट बाद हम दोबारा यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सेक्शन 5 is